सिनेमा में सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा आप लोगों ने देखी होगी और अगर देखी है तो आपको पता ही होगा कि फिल्म की कहानी कैसे लाल चंदन की तस्करी के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है। लेकिन आप में से कुछ लोगों ने ये जरूर नोटिस किया होगा कि ये फिल्म एक असल किरदार और इंसिडेंट की तरफ इशारा करती है। वो है खूंखार डकैत वीरप्पन केस। बता दें कि वीरप्पन का नाम एक जमाने में खूब छपता था और लोग उससे बहुत खौफ भी खाते थे और उसी के मूंछों से इंस्पायर्ड मुझे फिल्म में अल्लू अर्जुन की भी थी। लेकिन कौन था वीरप्पन और क्या था उससे जुड़ा वो केस जिन्होंने लोगों के रोंगटे खड़े करके रख दिए थे, सब बताएंगे हम आपको आज के इस वीडियो में। कूज मुनिस्वामी वीरप्पन लोगों के बीच वीरप्पन के नाम से ही जाना जाता था। उस दौर का वीरप्पन एक जाना माना डाकू था। हाँ, वही डाकू जिसके नाम पर माँ बाप अपने बच्चों को डराया करते थे। लेकिन वीरप्पन किसी भी फिल्म के डाकू से कई गुना ज्यादा खतरनाक था। इतना खतरनाक कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसके नाम से खौफ खाता था। तकरीबन 30 सालों तक वो कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के जंगलों में रहा। अगर उसके आपराधिक जिंदगी की बात करें तो वीरप्पन ने अपने अपराधों की शुरुआत अपने रिश्तेदार सेवी गौंदर का असिस्टेंट बनकर की, जो चंदन की लकड़ी के जाने माने तस्कर थे। इसने 1970 से अपने आपराधिक जीवन की शुरुआत की और 1972 में पहली बार उसे गिरफ्तार किया गया था। धीरे धीरे वीरप्पन ने चंदन की लकड़ियों और हाथी के दांतों की तस्करी शुरू कर दी और उन लोगों को भी मारने लगा जो उसके इन कामों के बीच में आते थे। उसके अपराधों की खास बात यह होती थी कि वो जिस भी इंसान का शिकार करता था वो इंसान या तो पुलिस ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर होता या उनका कोई खुफिया जानकार ही होता था। 1962 में 10 की उम्र में वीरप्पन ने पहला अपराध किया था। उसने एक तस्कर का कत्ल किया था। उसी वक्त उसने फॉरेस्ट विभाग के 3 अफसरों को भी मारा था। वीरप्पन के गांव वालों के मुताबिक पहले ये भी एकदम गरीब था, वैसा ही साधारण आदमी। फिर उसे फॉरेस्ट विभाग के लोगों ने ही स्मगलिंग के लिए उकसाया था कि वो उनके लिए स्मगलिंग करे। फिर जब वीरप्पन खुद के लिए पैसा बनाने लगा तो वो इसको मारने के चक्कर में पड़ गए। फिर ये जंगल में भाग गया। गांव के लोगों का ये भी कहना था कि लोग वीरप्पन के बारे में सिर्फ स्कैंडल सुनना चाहते हैं। वीरप्पन की लव लाइफ भी किसी फिल्म से कम नहीं थी। कहते हैं कि उसने शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वो वीरप्पन की मूंछों और बदनामी पर फिदा थी। वीरप्पन की बीवी ने एक इंटरव्यू में कहा कि वीरप्पन को फंसाया गया था। हाथी और चंदन से वीरप्पन को कोई फायदा नहीं हुआ। नेताओं ने इसका खूब इस्तेमाल किया। हमने साउथ छोड़कर नॉर्थ जाने का प्लान भी किया था, पर वीरप्पन ने कहा कि अगर यहाँ से बाहर निकले तो लोग मार देंगे। पर ये कोई नहीं जानना चाहता था कि ये गरीब आदमी कैसे पुलिस, राजनीति और सरकार के भ्रष्टाचार के जाल में फंस के वीरप्पन बनता है और ये कितना ज्यादा मुश्किल है कि आप अपने परिवार से दूर जंगलों में सिर्फ जिंदा रहने के लिए भटकते रहें। लेकिन वीरप्पन इकलौता नहीं है जिसे लाल चंदन के मोहपाश ने फंसाया था। लाल चंदन के नाम पर इनके जंगलों में रहने वाले लोगों का क्या हश्र किया गया, इतिहास उसका गवाह है कि कैसे लोगों की बलि चढ़ाई गई कीमती लाल चंदन को लेकर। ये मामला कोई आसान नहीं था जिसे आप हल कर सको और ये बात तमिलनाडु की तत्कालीन सरकार अच्छे से जानती थी। जब साल 1991 में तमिलनाडु में चुनाव हुए तो जयललिता इन्हीं वादों के साथ लड़ी कि वो तस्करी बंद करवा देंगी, जिसके साथ वो चुनाव जीत भी गई और राज्य की मुख्यमंत्री बनी। आते ही उन्होंने फैसला लिया कि राज्य से चंदन तस्करों का सफाया कर देंगी और इसके लिए उन्होंने बनाई एक स्पेशल टास्क फोर्स और जिसके बाद से पुलिस ने दे दनादन रेड मारना शुरू किया और शुरू हो गई तलाश वीरप्पन की। पर लाल चंदन ने वीरप्पन तो वीरप्पन मासूम गांव वालों तक को नहीं छोड़ा। हुआ ये था कि धर्मपुरी जिले के पास वाले गांव के मुखिया ने पुलिस से शिकायत कर दी कि वहां के फॉरेस्ट अधिकारी लाल चंदन की तस्करी में मिले हुए हैं और इसी वजह से मुसीबत आन पड़ी पूरे गांव पर। जैसा कि साफ है, पुलिस और वन विभाग मिलजुल कर ये काम कर रहे थे। आंकड़ों की माने तो जब से चंदन के जंगलों में फॉरेस्ट अधिकारी आए थे तब से तस्करी बढ़ गई थी। फॉरेस्ट अधिकारी को जैसे ही इसका पता चला वो अपनी फोर्स के साथ पहुंच गए उस गांव में और उन्होंने वहां के मुखिया चिन्नो पेरीमल को धर लिया। अधिकारियों के पास ही से चंदन की लकड़ियों का गट्ठर मिला था। उन्होंने चिन्नो पेरूमल से पूछताछ की। जब उसने इनकार किया तो अधिकारियों ने उसकी खूब धुनाई की। इसी बीच लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा होना शुरू हुई और बहस कब हाथापाई में बदल गई पता ही नहीं चला। इस दौरान एक अधिकारी को चोट आ गई और उन्हें बैलगाड़ी से अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद अधिकारी वापस लौट गए। गांव के कुछ लोगों को अंदाजा हो गया कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए वो घर छोड़कर पास की पहाड़ी पर चले गए। उनका अंदाजा सही था। अगले दिन फॉरेस्ट विभाग के 155 अधिकारी 108 पुलिस वालों के साथ गांव में पहुंचे और उन्होंने ताबड़तोड़ डंडों की बारिश कर दी। गांव के सारे घर बर्बाद कर दिए। ये लोग इतने पर ही ना रुके। 18 औरतें जिनमें 13 नाबालिग लड़कियां थीं उनके साथ जबरदस्ती की गई। कुछ की उम्र सिर्फ 13-14 साल थी। शाम 6 बजे इन लोगों को हरूर फॉरेस्ट ऑफिस ले जाया गया। यहाँ महिलाओं की लाइन बनाकर उनसे पूर्व ग्राम प्रमुख पेरूमल को मारने के लिए कहा गया। बाद में इस पूरी घटना की जांच की गई और इन सभी अधिकारियों को सजा सुनाई गई थी। अब आप समझ ही गए होंगे कि वीरप्पन को खासा पुलिस वालों से दुश्मनी क्यों थी।
वीरप्पन को तस्करी के साथ नाम कमाने का भी बड़ा शौक था और इसलिए उसने साल 2000 में हीरो राजकुमार की किडनैपिंग भी कर ली थी और उसके बदले मांगे थे 50 करोड़ और बॉर्डर इलाकों के लिए वेलफेयर स्कीम। ये उसके रॉबिनहुड बनने का अलग स्टाइल था। फिर 2002 में उसने कर्नाटक के एक मिनिस्टर नागप्पा को किडनैप कर लिया और मांग पूरी न होने पर उसे मार दिया। अपनी पूरी जिंदगी में 184 लोगों को मारा था वीरप्पन ने, जिसमें से 97 लोग पुलिस के थे। हाथियों को मारना इसका पेशा, हॉबी और लोगों से दोस्ती का फर्ज अदा करने का तरीका था। वीरप्पन का आतंक इतना बढ़ गया था कि सरकार ने इसे पकड़ने वाले को 5 करोड़ का इनाम तक देने का ऐलान कर दिया था। इतना ही नहीं, वीरप्पन को मारने के लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई थी उस पर 100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये कहा जाता है कि जब इसको बच्ची पैदा हुई तो इसने उसका गला घोंट दिया था और 10,000 टन चंदन की लकड़ी काट के बेच दी, जिसकी कीमत 2 अरब रुपए थी। साल 2003 में जब विजय कुमार एसटीएफ के चीफ बने तब वीरप्पन अपनी स्किल खो रहा था। विजय कुमार के लिए वीरप्पन कोई नया नाम नहीं था। 1993 में भी विजय ने उसको पकड़ने के लिए बड़ी मेहनत की थी। पत्तों के चरमराने से जानवर को पहचान लेने वाला वीरप्पन ये नहीं पकड़ पाया कि उसके गैंग में विजय के आदमी घुस गए थे। उस वक्त दुनिया बदल रही थी। अब गैंग वाली लाइफ लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, जिसकी वजह से वीरप्पन के गैंग में लोग कम होने लगे थे। विजय कुमार को ये बात पता थी। जिस दिन वीरप्पन मारा गया उस दिन वो आंख का इलाज कराने निकला था। जंगल से जब वह बाहर निकला तो पपीरापट्टी गांव में एक एम्बुलेंस ली, पर वो एम्बुलेंस नहीं, पुलिस आदमी चला रहा था जो वीरप्पन के लोगों से दोस्ती कर चुका था। पुलिस के लोग रास्ते में छिपे थे और बिल्कुल फिल्मों की तरह ड्राइवर ने एक जगह गाड़ी रोकी और वो भाग निकला, जिसके बाद अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। ड्राइवर के जिंदा बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी, पर वो निकल गया और वीरप्पन मारा गया। वीरप्पन को तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के पपरीपत्ती गांव के पास मारा गया था। मारने के बाद उन्हें और उसके साथियों को एम्बुलेंस में डालकर मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया था। कहते हैं उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश ही नहीं की गई, क्योंकि सब जानते थे कि वो छूट जाता। पर पुलिस यही कहती है कि हमने वार्निंग दी थी, पर उसने गोली चलानी शुरू कर दी। जब वीरप्पन मरा तब उसकी मिसाल उसकी मूंछें नहीं थी, वो कमजोर दिख रहा था। शायद ये बदलते वक्त की मार थी, लाचारी थी, पर इसके अरबों रुपए के खजाने का कुछ पता नहीं चला, जिसके बारे में सालों तक चर्चा होती रही और उसकी मौत के साथ ही वो खजाना दफन हो गया। 18 अक्टूबर 2004 को देश के सारे चैनलों पर वीरप्पन के एनकाउंटर की खबर आ गई थी। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। देश के ज्यादातर लोग इस एनकाउंटर में मारे जाने वाले वीरप्पन की कहानियां बचपन से सुन सुन के बड़े हुए थे। सबको यही लग रहा था कि कैसे हो सकता है, असंभव है। भारत की पुलिस को इस आदमी ने जितना दौड़ाया था उतना शायद किसी ने नहीं दौड़ाया। 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के 6000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था उसका राज। इस राज में घुसने से पहले इस आदमी की परमिशन लेनी पड़ती थी। बड़े बड़े लोग भी सहम जाते थे। दोस्तों, ये थी वीरप्पन की कहानी, जो किसी के लिए विलेन तो किसी के लिए एंटी हीरो था। आपके हिसाब से वीरप्पन क्या था? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।